नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति हो चुकी है, जो 3 दिनों तक चला। सदन की कार्यवाही फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सत्ता पक्ष ने विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर विपक्ष के सवालों पर जवाब दिए। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 3 दिनों के मानसून सत्र में 11 विधेयक पारित हुए, जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने चर्चा की और सदन में विपक्ष के तमाम सवालों पर सत्ता पक्ष ने सटीक जवाब दिए। वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन परिवार पहचान पत्र विधेयक पर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार सुधारात्मक योजनाओं को लेकर आ रही है। इससे विपक्षी दलों में घबराहट है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति की चिंता के लिए किसी ने भी सिस्टम नहीं बनाया। परिवार पहचान पत्र योजना अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 3 सालों से इस योजना पर काम किया जा रहा है। प्रदेश में 64 लाख परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। जो भी कोई सरकारी सेवा का लाभ उठाना चाहता है, उसके लिए हरियाणा निवासी होने का कोई तो दस्तावेज होना चाहिए। हरियाणा सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं पर हरियाणा के नागरिक का पहला अधिकार है। परिवार पहचान पत्र आज से नहीं, लगभग 3 साल पहले इसका विचार ये हमने अधिकारियों के बीच में लगाया। उसके लिए लगातार उसमें सॉफ्टवेयर भी बन रहा है, उसमें सिस्टम भी बना है, लोगों की रजिस्ट्रेशन भी करा ली है। 64 लाख परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी करा ली है। लगभग 17 लाख परिवारों में से 6-7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। हमने परिवार की एक परिभाषा उसमें मोटे रूप से ये लिखी है कि जो अपने आप को डिक्लेयर करे हमारा एक परिवार है। बाइफर्केशन वो कर सकता है एक शादीशुदा कपल और उसके डिपेंडेंट बच्चे या माता पिता जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उससे नीचे वो नहीं जा सकता। मानो ये नहीं है कि एक परिवार माता पिता और अपने इन बच्चों को अनमैरिड बच्चे हैं उनको क्या ये भी अलग परिवार हो गया, वो मान्य नहीं है। जो सरकारी सर्विस को अवेल करना चाहता है, हम कई बार देखते हैं कि ये लाभ जो दे रहे हैं ये बाहर वाले आके ले गए, बाहर वाले लेके, उस समय हम ही सब कहते हैं कि हरियाणा के नागरिक को क्यों नहीं मिलती। जब हरियाणा का डोमिसाइल का कोई डॉक्यूमेंट तो हम रखेंगे अपने पास। हरियाणा के डोमिसाइल का रख करके जो चीजों का लाभ हम चाहते हैं अपनी स्टेट के नाते हमको, हम एक्सचेकर में से पैसा अपना खर्च करते हैं, साधन लगाते हैं, तो हम कम से कम ये तो इंश्योर करेंगे ना कि हरियाणा प्रदेश का जो नागरिक होगा वो पहले अधिकार उसका है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सिस्टम में बहुत से डाटा हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। परिवार पहचान पत्र का डाटा सुरक्षित करने के लिए आईटी सिक्योरिटी फीचर इस्तेमाल किए गए हैं। बिना अनुमति के कोई भी सूचना पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस डाटा का किसी प्रकार की चोरी होती है तो सजा का प्रावधान भी किया गया है। आज व्यवस्था में इतने सारे डाटाज हैं जो सिक्योरिटी में फुल प्रूफ सिस्टम है उनका, चाहे वो आधार है। अब जो चीज कोई चोरी होगी, अब चोरी होती ही नहीं है, ये तो कोई भगवान नहीं है बता सकता। यहाँ तो भगवान से यानी आंख बचा करके लोग चोरी कर जाएंगे, इसलिए चोरी नहीं होगी गारंटी नहीं है, लेकिन चोरी होगी तो जरूर दंडित होगा, पकड़ा जाएगा, ये व्यवस्था हम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि बीपीएल परिवार के लिए अभी तक 10 शर्तें होती थीं, जिनमें फ्रिज, टीवी, जमीन आदि न होने की शर्त भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि अभी तक बीपीएल उसे माना जाता है जिस परिवार की सालाना आय 1,20,000 रुपए है। परिवार पहचान पत्र योजना के तहत 1.80 लाख रुपए की सालाना आय वाले परिवारों को बीपीएल में शामिल किया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 3 लाख और परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये जो बीपीएल अभी तक 10-20 कंडीशन उसके ऊपर होती थी, मकान पक्का है, कच्चा है, 2 कमरे का है, वाहन है कि नहीं है, 2 पहिया है कि 3 पहिया है, टेलीफोन है कि नहीं है, मोबाइल है कि फोन है, और वो दुनिया भर के सारे 10-15 चीजें थी, सब खत्म कर देंगे हम केवल
जो उसकी वेरीफाइड इनकम है, अभी तक 1,20,000 मानी जाती थी कि 10,000 रुपया मासिक कमाने वाला या इससे कम कमाने वाला बीपीएल का होगा, उससे ऊपर वाला नहीं होगा। उसकी बनती है 1,20,000 रुपया साल की। हमने उसको बढ़ा करके अब 1,80,000 करने वाले हैं। जैसे ही और ये वेरीफाई हो जाएगा डाटा, हम 1,80,000 रुपये बीपीएल ले जाएंगे। ये एक इससे कम से कम 2-3 लाख लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के डाटा एकत्रित करने पर कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी इस योजना से देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा है। जर्मनी के एम्बेसडर ने भी इस योजना को समझा और सराहना की। जहां तक कोर्ट का विषय है, देखिए हाई कोर्ट में इसकी एक रिट लगी थी, वो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इस प्रकार का परिवार पहचान पत्र डाटा अगर बनता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग जो इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग हमसे पूछ रहे हैं। एक विषय जर्मनी के एम्बेसडरों को पता लगा कि परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी क्या है। आधा घंटा मीटिंग करके गए मेरे साथ, ये फैमिली आईडी का विषय हमको समझाओ। जब उनको बताया तो उन्होंने कहा इट इज यूनिक एक सिस्टम जो आप हरियाणा में बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के साथ जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण को भी जोड़ा जाएगा। इससे हमारे पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा, जिससे योजना बनाने और क्रियान्वित करने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के 3.3 लाख सरकारी कर्मचारियों में 2,09,274 कर्मचारियों ने अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लिया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के आखिरी दिन विपक्ष ने एक सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हुए कहा कि हम इस मामले के आरोपियों के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि जांच में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 25 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है। वहीं विपक्ष की इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस जांच में सक्षम है और बेहतर कार्य कर रही है। अगर हम मामले की जड़ तक न पहुंचे तो किसी भी उच्च एजेंसी से जांच कराने की बात आ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई और लीक कहां से हुआ, वहां तक हमारी पुलिस पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर HSSC में या सरकार में बैठा व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। हमारे जितने एम्प्लॉइज पकड़े गए, अनिल कुमार सहायक कैशियर, इसको हमने सस्पेंड किया तत्काल। बलवान शर्मा HSP लिपिक, इसको सस्पेंड किया। धर्मेंद्र प्राइवेट ठेकेदार, इसके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे 9 लोग हैं जिनको हमने जैसे ही 2018 के अंदर ये पंचकुला का जो केस हमको ये पकड़ा गया, उस समय तुरंत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके लीक पेपर का हमको पता लगा और उसके केंद्र कहां ध्यान में आए। हिसार, उकलाना, 21 जींद का, चिड़ी कैथल से, धमतान साहब, प्योदा, खापड़, ढाणी खुशहाल, मलिकपुर, वाणीखेड़ा का, फिर माजरा प्याऊ, रटोली, गुड़गांव, खंडाखेड़ी, और ये सूत्र जाकर के मिले हमें जम्मू। आपकी जानकारी के लिए जो आप कह रहे हैं, हमारी पुलिस 15 दिन में इतना काम कर सकती है कि इस सारे मामले में यानी लगभग 25 से 30 लोग इसमें जो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो इस पेपर की लीकेज कहां से हुई है वहां तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं जो शायद जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो तब तक इस सदन में बताना भी उचित नहीं है, लेकिन इसके लिंक जम्मू तक जुड़ चुके हैं। प्रिंटिंग जहां हुई है वो स्थान भी हमें पता लग गया है। अल्टीमेटली कहां से लीक हुआ है वो जानकारी भी हमको लग गई है। और वो कैसे कैसे पेपर बिकने शुरू हुए। सबसे पहले तो पेन ड्राइव सिर्फ 5 लाख रुपए में बिकी, बाद में वो 20 लाख रुपए में बिकी, 1 करोड़ रुपए तक उसकी पहुंच गई कीमत।
और वो चलते चलते नीचे फैल गई। और फैलने में कुछ ऐसे लोग जो लगातार ये काम कर रहे हैं ऐसे चिन्हित हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। आखिर अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को, अगर रूट लेवल तक न पहुंच सके तो निश्चित रूप से इसकी बड़ी से बड़ी जो इंक्वायरी होगी किसी जज से करानी होगी, तब भी हम कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है असल कल्प्रेट पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन हर बात के लिए हर आदमी जिम्मेदार होगा ऐसा नहीं है। आखिर अगर इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति जिम्मेदार है उसको भी टांगा जाएगा। हमारे यहाँ सरकार में बैठा कोई आदमी जिम्मेदार हो, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का हो, उसको भी टांगा जाएगा। अगर हमारी पुलिस जड़ तक पहुंच गई और पटाक्षे पूरा हो गया तो उसके बाद इसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। ये विषय हमारी इन्वेस्टिगेशन का है। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन तथ्य तक नहीं पहुंची और हमें इसको वहां कहीं कठिनाई आई, हमारी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी किसी हायर लेवल पर कराई जाएगी। जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां मेरे, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर भर्ती कर रही है। पूर्व की सरकारों के समय युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की ओर से की गई पीटीआई आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती इस बात का प्रमाण है कि किस तरह भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां कोर्ट ने रद्द की और इसकी जिम्मेदार पूर्व की सरकारें हैं। कोर्ट ने पूर्व की सरकारों में की गई 3 भर्तियां रद्द की हैं। इन भर्तियों को नियमों को ताक पर रखकर किया गया था। उन्होंने कहा कि त्रुटि पाए जाने पर हमारी सरकार ने खुद ही 4 भर्तियां रद्द की हैं ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या खड़ी ना हो। हम तो कंपेयर करेंगे, निश्चित करेंगे कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है। आज क्यों हो रहा है, इसलिए कि हम उस लाइन पर जाना चाहते हैं जो इच्छा आप कर रहे हो कि आखिर ये चीजें साफ होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि सारा सदन चाहता है कि इसमें एक शुद्धता आनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। लेकिन आखिर कहां से चले थे और क्यों ये सारा हुआ है? ये नैतिक पतन अगर कुछ लोगों का है तो कहीं से चला, उनको शय मिलती थी तब हुआ है। हम एक ही यानी तुलना करना चाहेंगे कि उस समय 1988-89 जब से भी ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना होगा 2014 तक कुल मिलाकर के कोई केसेस दर्ज भी नहीं होते थे, पकड़े भी जाते थे और दर्ज होते थे तो तुरंत कुछ प्रयत्नों के द्वारा उनको छुड़ा भी लिया जाता था। 6 मुकदमे सिर्फ पूर्व सरकार के 2001 से 2014 तक, ये यानी 14 साल में 6 मुकदमे दर्ज हुए नकल के। अब 6 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2014 से लेकर के और अभी 2021 तक हमारी सरकार में 43 मुकदमे दर्ज हुए नकल के खिलाफ, 43। आप लोग तो मुकदमे ही दर्ज नहीं करते थे, नकल भी करानी, योजना से करानी, अलग से कमरों में बैठा करके अपने लोगों से अलग से पेपर कराने और अलग से उन पेपर की तैयारी करा के उन लोगों को भर्ती कराना। इस बात के प्रमाण है हमारे पास। लेकिन जब कभी कोई पकड़ा भी जाए तो उसको मुश्किल से मुकदमा दर्ज करना और दर्ज करने के बाद उन 6 में से 4 लोगों को तो, अब सरकार आपकी थी, कुछ भी आप करा सकते थे, उनको निर्दोष साबित करके उनको छुड़वा भी दिया गया। हमारे समय में 28 मुकदमे तो जो बताए जा रहे हैं और प्लस 15 मुकदमे ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर हुए हैं, आप कहते हैं कि उसमें नहीं होता। 15 मुकदमे तो आज केंद्र सरकार के जो एग्जाम थे उनकी शिकायत के ऊपर भी दर्ज हुए हैं। हम नकल को बिल्कुल होने नहीं देंगे और नकल के खिलाफ एक मुहिम जो हमने चलाई है, उस मुहिम में हमने तो अपनी 4 भर्तियां अपने आप रद्द की हैं। हमने अपने आप रद्द की हैं। आपकी भर्तियों के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगाया कोर्ट्स ने और 3 भर्तियां कोर्ट ने रद्द की हैं। हम अपने आप रद्द कर रहे हैं, आपकी कोर्ट रद्द करती है। कोर्ट ने, देखिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द की, पीटीआई कोर्ट ने रद्द की। सिर्फ एक ही बात कि बार बार ये पेपर चेंज किए गए और पीटीआई में तो पेपर लिए बिना केवल इंटरव्यू के आधार के ऊपर पीटीआई के भर्ती की गई और उसमें भी 3 बार बदला गया। आप डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, हम डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं कि 3 बार प्रक्रिया बदली गई। 25 नंबर का इंटरव्यू
और 27 नंबर इंटरव्यू में दिए गए, और बाद में तो जब लगा कि उसके हिसाब से भी नहीं आए तो बाद में जो पेपर है उसको, जो दिया गया पेपर उसको रद्द करके केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो इसलिए हम अपने दम पर ये मेरिट के ऊपर करेंगे और ये मिशन मेरिट ये जारी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नकल को रोकने के लिए प्रदेश सरकार कानून बना रही है, हमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और सजा का प्रावधान भी करना पड़ेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून सत्र की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सदन में विपक्ष के सभी मुद्दों पर सरकार ने सटीक जवाब दिए और विपक्ष के अच्छे सुझाव को हमने अपनाया भी। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानसून सत्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 दिन के विधायी कामों में 11 बिल पेश किए गए जो एक्ट के रूप में पास हुए। विपक्ष ने सदन में कुछ बिलों को कमेटी को देने की मांग की, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के सवालों के जवाब दिए गए। विधायी कामों में 11 एक्ट बिल जो है पेश किए गए और जो एक्ट के रूप में पारित हुए, सब पास हुए। बहुत विपक्ष के लोगों की इस बार मानसिकता थी कि इनको किसी न किसी कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाए, और एक बार कमेटी को दिया तो समझो गई भैंस पानी में है। तो इसलिए हमने जो उनकी शंकाएं थी सब दूर की है, और साथ में ये भी कहा है कि आखिर कहीं भी कोई ऐसा विषय आए जो बाद में लगता है कि इसमें और जोड़ा जाना चाहिए, तो आखिर हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमारा सेशन होता है, उसमें लेके आए। फंडामेंटल किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कमी वो नहीं बता पाए जिसके कारण से इससे कोई लाभ के बजाय हानि होनी। हर एक्ट में कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है, उसका एम है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में हमने क्लियर किया है कि किस लिए ये एक्ट सारे पारित कराए जा रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा कि लैंड एक्विजिशन में मुख्य रूप से सरकार का उद्देश्य था कि लीनियर डेवलपमेंट के नाते से कोई आदमी उसे पकड़कर बैठ जाता है और बेचता नहीं है। इसमें कंपेंसेशन तो मिलेगा ही, केवल सहमति के विषय में बदलाव किया है। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, इसके अंदर मुख्य रूप से हमारा हेतु जो था कि इस एक्विजिशन में बहुत से ऐसे व्यवधान आ जाते हैं कि कई लोग जमीनों के छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक होते हैं, और कोई भी जो डेवलपमेंट का काम है, लीनियर डेवलपमेंट है, कोई हेल्थ के नाते से है, कोई एजुकेशन के नाते से है, रोड है, रेलवे है, मेट्रो है, और इवन डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज भी जो है, उसमें जो रोड्स दी जाती हैं बीच में, उन रोड्स की जो जमीन है कोई भी एक आदमी उसको पकड़ के बैठ जाता है कि मैं नहीं बेचता। अब उसके अंदर उसका एक सरल प्रावधान किया जाए कि एक्विजिशन में जिसकी इमरजेंसी है या जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, उसमें जो इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट का जो सिस्टम है उसको किए बिना ही उसकी एक्विजिशन की जाए। अब उस एक्विजिशन में पैसा तो उस जो कंपनसेशन है वो तो पूरा मिलना ही है। उस कंपनसेशन में कहीं कोई कमी नहीं, जो पहले एक्ट में है वही उनको मिलेगा। केवल उसमें जो सहमति वाले विषय हैं, उस सहमति के आधार पर कि हम इसको बेचना चाहेंगे कि नहीं बेचना चाहेंगे। अब कोई लीनियर अगर प्रोजेक्ट है और मानो रेलवे का है और वो कहें कि इधर से नहीं निकालो इधर से निकालो, तो रेलवे के अपने नियम है, मेट्रो का है वो अपने नियम है, हाईवेज का है उनके अपने नियम है। हाँ, छोटी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कोई स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, इसको हम इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन लीनियर डेवलपमेंट को इधर से उधर नहीं किया जा सकता। केवल उतना ही उसमें छूट मांगी गई है। या जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो पहले से उसमें दर्ज हैं, आर्मी का है, कोई सिक्योरिटी का है, कोई ऐसी चीजें हैं, उसका प्रावधान किया गया, इसलिए उसमें कोई समस्या का ऐसा आने का कोई कारण नहीं है। वहीं सीएम ने कहा कि पंचकुला को प्रदेश की तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के साथ ही नकल विरोधी कानून भी पास हुआ, जिससे लोगों को भय लगे कि यह गलत काम है। हमें पता चला कि पेपर लीक हुआ है तो हमने भर्ती रद्द करवाई। हमें खुशी है कि हमारी पुलिस की जांच में जम्मू की एक प्रेस से दोषी को गिरफ्तार किया गया, जिसके माध्यम से 1 करोड़ में पेन ड्राइव बेची गई। पंचकुला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमने तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद की बनी हुई है, तीसरी ये बन गई है, तो वहाँ के विकास के नाते इसका प्रयोग होगा।
फिर एक जिसमें उनकी ओर से काफ़ी जो चर्चा हुई है वो है हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, नकल विरोधी कानून। नकल को रोकने के लिए ये कानून हम लेकर के आए हैं। बहुत प्रदेशों ने बना रखा है और हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 ऐसे एपिसोड हो गए हैं उसमें हमें भी बहुत दुख हुआ है और बहुत खेदजनक है वो कि पेपर यानी एक प्रकार से लीक हो जाता है। बहुत लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्जाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी न किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सजा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे कि ये जो नकल का काम है ये हम नहीं करने देंगे। क्योंकि अनलॉफुल अनफेयर मीन्स लाखों करोड़ों रुपए के ये काम धंधे शुरू हो गए हैं इस धंधे को रोकने के लिए। क्योंकि इसमें तो 7-8 अगस्त को ये पेपर होना था। उस समय हमें जैसे पता लगा कि ये पेपर लीक पहले से हो चुका है, हमने उसको रद्द करवा दिया और रद्द करवाया। उसके बाद फिर पुलिस ने जांच की है और मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि पुलिस इन 18-20 दिनों में ही उसके सोर्स तक पहुंच गई कि कहां से वो लीक हुआ था। जम्मू में एक प्रेस मिली है क्योंकि 2 जगह से वो प्रिंट हुआ, तो एक उसमें जम्मू है। तो जम्मू का जो लीकेज हुआ वहां से वो पेन ड्राइव निकली, जिसने पेन ड्राइव निकाली है बाहर वो भी पकड़ा गया है। उसने 5 लाख रुपए में दूसरे आदमी को दी, उसने आगे 10 लाख में दी, उसने आगे तीसरे को 20 लाख में दी। वो पहुंचते पहुंचते वो पेन ड्राइव हरियाणा में 1 करोड़ रुपए तक जाके बिकी है। और ये एक गैंग है पूरा, जिसके अंदर हमने 26 या 28 लोग गिरफ्तार किए हैं। कैथल पुलिस स्टेशन में ये दर्ज है मामला। तो हमारी पुलिस कोऑर्डिनेटिव वे में सब हरियाणा के जिन जिन स्थानों के ऊपर ये सब पहुंचा है उन सबको पकड़ लिया है। और इसमें भी जो लोग पकड़ा गया है अगर उसके पीछे भी कोई होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसकी छानबीन भी की जाएगी। इसके साथ उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र को लेकर भी बिल पास हुआ है, जिससे परिवार को पहचान मिलेगी और कौन पात्र है कौन नहीं इसमें भी आसानी मिलेगी। इसके माध्यम से अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान किया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख परिवारों का टारगेट है, उसमें हमारे 6 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र, ये परिवार पहचान का विषय हमारा लगभग 2.5 साल से चल रहा है और धीरे धीरे इसमें रजिस्ट्रेशन 64 लाख परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके ऊपर लेजिस्लेशन लाना ये हमें लगा ये उचित है। कल को कहीं कोई इसका एतराज ना हो जाए, कोई इसको चैलेंज ना करे। लेकिन उसमें तरह तरह के कई बातें उन्होंने उठाई, इसका लाभ क्या है, ये क्यों बनाया जा रहा है। हमने सारा जो स्पष्ट पहले आपको बताया है कि गरीब आदमी को भी, उसके परिवार को भी हम पहचान करके और लाभ दिला सकें। बीपीएल की कैटेगरी भी उसमें हमने 1,80,000 रुपया वार्षिक आय इससे कम के लोगों को बीपीएल, और फिर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हमने चलाई है, परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने चलाई है। और वो सारा डाटा उसी में से मिलेगा कि कौन पात्र व्यक्ति है, कौन अपात्र है, कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है। क्योंकि आज हमको लगता है बहुत सी ऐसी स्कीमें केंद्र की और प्रदेश की नॉन डिजर्विंग आदमी, अपात्र लोग वो ले लेते हैं और जो पात्र तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है, वहां तक पहुंच नहीं पाते, या हमने जो सीमित बजट किया हुआ था उस बजट के कारण से उन लोगों तक पहुंचते पहुंचते धन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें फिर हमें रोकना पड़ता है। लेकिन अब हम तय करेंगे कि जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, उसका एक सीनियोरिटी जो बनेगी वो उसकी इनकम के हिसाब से बनेगी। जो लोएस्ट इनकम का है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसी हिसाब से उनको रोजगार देने वाले हैं। जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में उसमें भी पहचान कर ली गई है। इनकम वेरिफिकेशन की 48,000 परिवार तो सिलेक्शन में हो चुके हैं। पहले चरण में हमने 1 लाख परिवारों का टारगेट रखा है और अगला जो बाकी 52,000 है वो भी महीने 20 दिन में और जो वेरिफिकेशन होकर के आ जाएगी। तो हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं वो इसमें उन परिवारों की इनकम कैसे बढ़े इसके लिए वो काम कर रहे हैं। हम फ्री बांटने की बजाय लोगों को अपने पैरों पर खड़े हों इस भूमिका पर ज्यादा चल रहे हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष ने सदन में कोविड से हुई मृत्यु को लेकर भी मुद्दा उठाया, जो ठीक नहीं है। हरियाणा में कोविड के दौरान किसी भी मृत्यु का कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कोविड के ऊपर इन्होंने थोड़ा शुरू किया था। बड़ा दुख है इस बात का कि कोविड जैसी महामारी पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वास्तव में ये विषय ऐसा है जो सबको मिल करके इस महामारी से पार होना चाहिए, पार लगना चाहिए। लेकिन इसमें भी इन्होंने जो कल राजनीतिक वक्तव्य दिए वो कोई बहुत अच्छे नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से लोगों की जो मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ हरियाणा में किसी भी मृत्यु का कारण
कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर कुछ मृत्यु हुई है तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स वहाँ की जो लापरवाही है डॉक्टर्स की, वहाँ के स्टाफ की, उस लापरवाही के कारण से एक 3 हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, एक हिसार में है, एक रेवाड़ी में, एक गुरुग्राम में है। 3 रिपोर्ट, हिसार की तो 3 रिपोर्ट्स हैं। एक वहाँ के जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कराई, वो इंक्वायरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी भी एक डॉक्टर्स की जो कमेटी है उसकी इंक्वायरी हुई, और एक तीसरी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी उन सारी इंक्वायरी के आधार पर अपनी ओर से भी जो एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, उनकी जो लापरवाही है उसके कारण से ही ये मृत्यु हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि लगभग 1200 अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ऑथराइज्ड करने को लेकर भी कल बिल पारित हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आलोचना के लिए आलोचना करना उचित नहीं होता। कल उन्होंने जो अच्छे सुझाव दिए उन्हें रातों रात ही चेंज कर अमेंडमेंट किया और आज पारित किया। विपक्ष की भूमिका इस तरह है जैसे बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। और जनता टीवी।